Hello students, welcome in 11th class physics. Students, we have completed unit 3rd, that is force and laws of motion. Students, today we are going to start the next unit of our syllabus, that is work, energy and power. So students, as you name here, there are three definitions, three topic. One is work, नेक्स्ट इज एनर्जी एंड लास्ट इज पावर. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे वन बाय वन वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वर्क बेटा. ठीक है, तो बेटा आप किस कंडीशन में कहते हो कि वर्क हुआ है? तो बेटा देखिए, सिंपल देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी सरफेस पे रखा हुआ है, अगर आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, ठीक है बेटा, तो अगर ये बॉडी फोर्स अप्लाई करने के बाद अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाए, अपनी पोजीशन से क्या कर जाए भाई, डिस्प्लेस कर जाए. मान लीजिए इस टाइम ये यहाँ पे है, और बेटा यहाँ जब आप फोर्स एफ अप्लाई करते हो और एफ अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाती है बेटा, एस डिस्प्लेसमेंट आ जाती है. तो बेटा फिर कहते हो कि वर्क हुआ है. अगर ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे, फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो फिर आपको क्या कहते हो बेटा कि वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि फोर्स ने वर्क किया ही नहीं. तो बेटा जब आप फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई करने से, अगर वो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, तो बेटा उस कंडीशन में कहते हो कि वर्क इज सेड टू बी डन. फिर कहोगे आप, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे वर्क की, भाई कब वर्क हुआ है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, वर्क इज सेड टू बी डन. डेफिनेशन लिखते हैं वर्क की बेटा, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हुआ है. कब बोलेंगे बेटा? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स, बाय ए फोर्स acting on body, acting on body when body displaced by some distance. Okay, work is said to be done by a force acting on a body when body displaced by some distance from its position, from its position. तो अगर अपनी पोजीशन से अपनी पोजीशन से अगर डिस्प्लेस्ड हो जाए बॉडी, तो बेटा फिर कहोगे कि वर्क हुआ है. ठीक है, अगर बॉडी अगर डिस्प्लेस होता ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, तो बेटा वर्क डन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. एग्जाम्पल देते हैं, व्हेन ए कुली इज कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड एंड वेटिंग फॉर द अराइव ऑफ द ट्रेन, ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क. कहने का मतलब क्या बेटा, चलो वो तो अलग की बात है, उसका एग्जाम्पल भी मैं क्लियर करूँगा. कहने का मतलब क्या है कि बेटा अगर आप किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी चेंज नहीं हो, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, जैसे मैं कहता हूँ कि दीवार है, दीवार पे आप फोर्स अप्लाई करो, क्या दीवार अपनी पोजीशन चेंज कर जाएगी? बेटा नहीं करती. तो इसका मतलब आपका वर्क कितना हुआ बेटा, जीरो हुआ. ठीक है, कितना हुआ बेटा, जीरो हुआ. ठीक है, अब हम मैथमेटिकली बताते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि बेटा यहाँ पर ये लीजिए कोई बॉडी है, ओके, इसके ऊपर मान लीजिए कोई बॉडी रख दी आपने, किसी सरफेस के ऊपर आपने कोई बॉडी को रखा है और इस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया भाई एफ. ठीक है, तो आपने फोर्स अप्लाई करा बेटा इस लाइक दिस वन पैरेलल टू द सरफेस. तो बेटा बॉडी मान लीजिए डिस्प्लेस हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एस होगी. कितनी होगी बेटा, एस. ठीक है, तो बेटा जनरली मैथमेटिकली देखा जाए तो वर्क डन क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वर्क डन बेटा. ठीक है, तो फोर्स की अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा वर्क डन आएगा. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा. यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया आपने वो कांस्टेंट फोर्स है. क्या बेटा, फोर्स इज कांस्टेंट, कीप इन माइंड. यहाँ पे फोर्स आपने कांस्टेंट अप्लाई किया है. तो जो वर्क डन बाय द फोर्स है, अब देखो यहाँ पे बेटा दो क्वेश्चन आते हैं. मान लीजिए आप क्या करते हो, बॉडी के ऊपर कुछ एंगल बना के फोर्स लगाते हो. लीजिए मान लीजिए सरफेस था, दिस इज सरफेस, और बॉडी के ऊपर आपने क्या किया भाई, कुछ एंगल से फोर्स अप्लाई किया लाइक दिस वन. ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसे आप फोर्स अप्लाई किया, तो बेटा ये क्या है, एंगल थीटा है. तो बेटा फोर्स को अगर कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करें तो ये एफ कोस थीटा आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बेटा एफ साइन थीटा। तो बॉडी डिस्प्लेस तो इधर ही हुई है भाई बेटे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई वो एस हुई।
तो बेटा अगर किसी बॉडी पे आप कुछ एंगल बनाकर फोर्स लगाते हो तो उस केस में हम फोर्स को क्या कर लेंगे बेटा, कंपोनेंट फॉर्म में रिजोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए बेटा, एक यहाँ पे एफ कोस थीटा हो जाता है और अनदर इज एफ साइन थीटा बेटा। तो बेटा एफ कोस थीटा क्या कर रहा है, एफ कोस थीटा की वजह से बॉडी क्या हुई भाई, एस डिस्प्लेसमेंट हुई है। और यहाँ पे जो एफ साइन थीटा है वो बॉडी का वेट को बैलेंस करता है बेटा। एफ साइन थीटा तो वेट को बैलेंस करता है और एफ कोस थीटा उसको हेल्प करता है आगे मूव करने में। तो अब अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखना पड़े तो बेटा यहाँ पे देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स क्या लगाया बेटा आपने, एफ कोस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी बेटा एस, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा बेटा। ठीक है, तो बेटा देखा जाए अगर हम वेक्टर फॉर्म में डालें बेटा, अगर डॉट प्रोडक्ट करें, वेक्टर मैंने वेक्टर के चैप्टर में करवाया बेटा, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा यहाँ पे अगर डॉट लगाऊं तो कोस आता है, क्योंकि डॉट को खोलते हैं तो कोस आता है, तो कोस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा एफ डॉट एस। और बेटा वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई है, अगर दो वेक्टर हों और उनकी डॉट प्रोडक्ट हो बेटा दैट इज स्केलर। तो इसका मतलब बेटा वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात याद रखना, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है बेटा, बट इसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में बेटा क्या बॉडी क्या कर जाएगी बेटा, डिस्प्लेस कर जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर हम सिंपल केस अराइज करते हैं तो देखो बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया आपका एफ एस कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब क्या बेटा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू कर दे। तो ठीक है, ये बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो उस इन दैट केस थीटा इज 0। तो बेटा थीटा 0 पुट करें। ठीक है बेटा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस 0 बेटा, कोस 0 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा एफ एस। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब बेटा अगर आप फोर्स इस तरह से लगाते हो कि बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करो, if the body displays in the direction of applied force, तो बेटा इन दैट केस वर्क डन इज मैक्सिमम। अब बेटा सेकंड केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए थीटा क्या मान लिया बेटा, 180 डिग्री मान लिया। थीटा क्या मान लिया आपने बेटा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या बेटा, बॉडी डिस्प्लेस्ड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब अगर आपने बॉडी पे फोर्स तो इस तरफ अप्लाई किया और बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू कर दे, फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो बेटा वहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करें बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस 180 डिग्री, कोस 180 माइनस 1, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एस। बेटा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा उस केस में। नेगेटिव का मतलब क्या बेटा, अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो और बॉडी उसके अपोजिट मूव करना शुरू कर दे तो बेटा उस केस में क्या आएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, और लास्ट क्या केस है बेटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा क्या भाई 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट करो तो वर्क डन क्या है बेटा, एफ एस कोस 90, कोस 90 0, तो वर्क डन कितना है बेटा 0। तो बेटा देखा जाए यहाँ से 3 केसेस अराइज हुए, तीनों केसेस से बेटा यहाँ पे अब कितने टाइप्स के फोर्स वर्क डन हुआ बेटा। फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन, एक है बेटा नेगेटिव वर्क डन, और थर्ड लास्ट वन है बेटा क्या, 0 वर्क डन। ठीक है, तो बेटा अगर थीटा आपका 0 है तो बेटा पॉजिटिव वर्क डन, थीटा आपका अगर 180 डिग्री है बेटा तो नेगेटिव वर्क डन, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है बेटा तो 0 वर्क डन बेटा। ठीक है, तो बेटा 0 वर्क डन कैसे, जैसे बेटा देखो कोई कूली है, ठीक है, कोई अगर कूली है बेटा अपने सर पे सामान लेके जा रहा है, ठीक है, तो बेटा अगर ऐसे लेके जा रहा है तो बेटा उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और बेटा फोर्स किस तरफ है, इस तरफ बेटा। ठीक है, तो फोर्स अगर देखा जाए सिंपल, डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा 90 डिग्री। तो वहाँ पे बेटा वर्क डन कितना हुआ, 0 वर्क डन हो गया बेटा। ठीक है, तो 0 वर्क डन किस केस में है, अगर कोई कुल्ली किसी सामान को लेके जा रहा है या आप किसी लोड को अपने सर पे रख के मूव कर रहे हैं तो बेटा उस केस में वर्क डन कितना है, 0 है बेटा। कभी आप सोचो कि आपने काम किया है, नहीं, अगर आप अपने सर के ऊपर कुछ वेट लेकर जा रहे हो तो उस केस में आपका वर्क डन 0, क्योंकि आपका जो लोड है बेटा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा 90 डिग्री, और वर्क डन के फॉर्मूले से अगर थीटा पुट करो 90 डिग्री तो वर्क डन कितना था बेटा 0। तो आपने कोई वर्क नहीं किया बेटा, ये याद रखना आपने। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0 वर्क डन का एग्जांपल। अच्छा बेटा पॉजिटिव वर्क डन का मतलब एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आप किसी फुटबॉल पे किक करो बेटा, तो जिस डायरेक्शन में किक करोगे बेटा उसी डायरेक्शन में क्या जाएगी, बॉल जाएगी बेटा, तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल आ जाएगा। नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल क्या बेटा, जैसे मैं कहता हूँ कि आप क्या करो बेटा, मान लीजिए किसी बॉडी को ऊपर की तरफ मुंह करो, फेंको, ठीक है, थ्रो ए बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दैट इज नेगेटिव वर्क डन।
कोई बॉडी को अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाते हो बेटा, तो बेटा वहाँ पे क्या है, फोर्स आपने ऊपर की तरफ अप्लाई किया, या हम कहेंगे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है बट ग्रेविटी उसको पीछे की तरफ लेके जा रही है बेटा, ठीक है। तो बेटा वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्डन बेटा, ठीक है। और बेटा जीरो वर्डन का एग्जांपल दिया मैंने, अगर कोई वॉल है, अगर उस पर आप फोर्स लगाओ तो वॉल डज नॉट मूव, तो बेटा वो केस क्या है, जीरो वर्डन। या फिर आप कहो कि बेटा अगर किसी लोड को आप लेके सर पर रख के लेके जा रहे हो, तो उस केस में बेटा क्या है आपका, वो भी जीरो वर्डन का ही एग्जाम्पल है बेटा। तो बेटा अब सिंपल सी बात करते हैं, वर्डन क्या हुआ बेटा, वर्डन का फॉर्मूला है W=Fs, W= भाई Fs। तो बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता था ना, m1L1T-2, और डिस्प्लेसमेंट का कितना, लेंथ, तो कितना है बेटा m1L2T-2 बेटा, m1L2T-2। तो बेटा ये आ गया आपका किसका भाई, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया m1L2T-2 बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यूनिट की, ठीक है। तो बेटा वर्डन की जो SI यूनिट है बेटा वो होती है जूल, ठीक है बेटा। और CGS क्या होती है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात करते हैं, अर्ग, ERG, अर्ग हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 है ना भाई, अर्ग में और जूल के डेफिनेशन की बात करेंगे बेटा। तो बेटा देखिए W=Fs था, तो बेटा वर्डन क्या है, वर्डन की SI यूनिट क्या है बेटा, जूल। फोर्स क्या बेटा, न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट की मान लीजिए बेटा मीटर, तो बेटा अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो 1 जूल बता सकते हैं बेटा। तो अगर मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो, और 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से अगर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो बेटा उस टाइम वर्क डन कितना बेटा, 1 जूल का वर्क डन है, ठीक है बेटा। ये बात नोट करनी है आपने, अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो बेटा वर्क डन क्या आएगा उस केस में, जूल, 1 जूल होगा बेटा, क्या होगा 1 जूल। अब रिलेशन की बात करें, 1 जूल देखो 1, अब देखा जाए 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 सेकेंड बेटा। तो 1 जूल इज इक्वल टू, सिंपल सी बात करते हैं बेटा, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं भाई, सबको पता है 10⁵ डाइन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। तो बेटा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं बेटा, अर्ग बोलते हैं। तो 10⁻7 अर्ग भाई, ठीक है। तो 1 जूल में कितने अर्ग हो गए बेटा, 10⁻7 अर्ग हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आएगा बेटा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्क डन, और एग्जाम्पल्स की बात की बेटा हमने, ठीक है, और कुछ मैथमेटिकली फॉर्मूला के बारे में बात की। अब बेटा यहाँ पे हम 2 डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर आपसे कोई बात करता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, तो बस यहीं तक ही बात करेंगे आज हम, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ए फोर्स, एक मिनट लिख लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ए फोर्स is said to be conservative if work done by the force depend only initial and final portion but does not depend upon the path followed by particle। कहने का मतलब बेटा कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव कब होगी, अगर उस फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ है वो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पोर्शन पे डिपेंड करता है। इफ वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन initial and final portion but does not depend upon path, सिंपल सी बात है बेटा कि अगर वर्क डन बाय फोर्स पाथ पे डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पोर्शन पे डिपेंड करता है, तो बेटा वो उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर पाथ पे डिपेंड करें तो बेटा वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बेटा जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा।